हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इन कंजर्वेटिव नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये दोनों ही फोर्स हैं कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ये हमको इसमें आज प्रूव करना है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होंगे जो किसी बॉडी पर अगर लगते हैं फोर्सेस, तो वो फोर्स सिर्फ बॉडी के पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब बॉडी ने कौन सा पाथ फॉलो किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उस पर डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड करता है बॉडी के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कंसिडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए ओरिजिन ओ ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिली आउटवर्ड। हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसमें कोऑर्डिनेट लिए हमने, जैसे ओ हमने माना ओरिजिन है, और ओ से एक्स ये एक्स एक्सिस हुआ, और ओ से वाई वाई एक्सिस है, और ओ से जेड क्या है, ये जेड एक्सिस है। और हम इसमें ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, जो ओरिजिन पे रखा है, ओ पॉइंट पे रखा है, और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज से वो रेडियली आउटवर्ड है। तो ये डायरेक्शन क्या हम बोल रहेंगे, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये हमने इसमें लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में। और हमने अब इसमें दो पॉइंट माने हैं। एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट बी है, और ओ ए जो है उसकी वैल्यू है आर ए, जो शो करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। आर ए क्या है, आर ए इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सेम ऐसा ही ओ बी हमारे पास क्या है, आर बी, और ये शो करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। बी के क्या, बी का पोजीशन वेक्टर। तो इसमें हम लेट ए एंड बी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट ओ ए इक्वल टू आर ए एंड ओ बी इक्वल टू आर बी। लेट पॉइंट पी ऑन पाथ ए बी एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं ई से, हम डिनोट कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो है हमारे पास ई। लेट पी क्यू इक्वल टू डी एल इज स्मॉल, हमने इसमें लेंथ ली है, हमारे पास एक ये लेंथ है। अगर ये पाथ हमारे पास ये जो है ए बी, इसमें हम एक छोटी सी लेंथ ली है, ये है पी पॉइंट और ये यहाँ पे क्यू पॉइंट। और इस पी क्यू को हमने माना है ये इक्वल टू किसके है, डी एल। ये बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल लेंथ है, ठीक है। इसको हमने निकालने के लिए हम इसमें ये कंसिडर किया है पी क्यू इक्वल टू क्या है, डी एल। नेक्स्ट हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ ए बी, जो क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया हमने। सिंस ई गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। अब जो इसमें जो ई क्या देता है, ई हमको बताता है फोर्स के बारे में। जो ई है, ये ई हमको बताएगा फोर्स। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पी पॉइंट पे हम फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें ड्यू टू दिस चार्ज, उसकी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसमें हम इजीली निकाल सकते हैं कि जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी इसमें ये आएगी कि अगर ये फोर्स हमारे पास होता है, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ई, वेयर क्यू नॉट इज ए टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एंड ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो हमने ये इसमें ये लिख रखा है। तो हमारा जो फोर्स की वैल्यू निकल के आती है इस पॉइंट के ऊपर आती है क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट है हमारे पास यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये निकल ये वैल्यू हो जाएगी फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ई डॉट डी एल, हम बोल सकते हैं कि जो ई डॉट डी एल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। अब हमको एक जो टेस्ट चार्ज है, जो हमने बात करें ये टेस्ट पी से क्यू तक हमको टेस्ट चार्ज लेके जाना है, तो उसके लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, हमको ये निकालना है। अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं पॉइंट ये पी पे, और उसको हम पी से क्यू तक लेके जा रहे हैं, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेके जाने के लिए। तो पता है हमको वर्क डन की डेफिनेशन से, वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसके पी क्यू की लेंथ मान रहे हैं डी एल, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी पड़ेगी उसको, डी एल। अब फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स की वैल्यू कितनी है,
यहाँ से फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्यू ई और इनटू क्या हो जाएगा डी एल डॉट डी एल। ये इक्वेशन हो जाए, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम यहाँ लेके चलेंगे क्यू क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज है, तो इसकी टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है 1 है। तो और क्यू की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा ई डॉट डी एल। तो ये हमारे पास में वर्क डन निकल के आता है। तो सेम हम यही बोला है, जो इसमें जो ई डॉट डी एल है ये क्या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। पी से लेकर क्यू तक चार्ज को मूव करने के लिए हम कितना वर्क डन करना पड़ेगा ई डॉट डी एल। तो ये हम कितना वर्ष में वर्क डन करना पड़ेगा। तो सो टोटल वर्क डन, अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है, अगर हम स्मॉल वर्क डन हमने निकाल लिया ड्यू टू टेस्ट चार्ज, अगर हम पॉइंट ए से लेके बी पॉइंट तक अगर टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सो द टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी इज, तो क्या करेंगे, जो हमने वर्क डन निकाला है स्मॉल के लिए उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे फॉर कंप्लीट लेंथ, वो जाएगा ए डॉट डी एल और इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेके बी पॉइंट तक क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। हम इसका बोलते हैं कॉल्ड लाइन इंटीग्रल बिटवीन ए एंड बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या किया उसका लाइन इंटीग्रेशन किया है। तो अगर हम इसको आगे इसमें रखें, अगर ये हमारे पास ये वैल्यू आई है इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल, तो उसको हम यहाँ पे ई की वैल्यू को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो हमने पहले निकाल चुके हैं। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और आर नोट क्या है इसमें यूनिट वेक्टर। तो आर नोट इज ए यूनिट वेक्टर जो ए की डायरेक्शन को शो करता है। तो नेक्स्ट इसमें लेट इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ई एंड डी एल। हम इसमें ये लेके चलेंगे कि अगर थीटा इसमें जो ये इफ थीटा इज ए एंगल बिटवीन ई एंड डी एल, ये अगर हम ये यहाँ से ई की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ई की, और ये पी से लेके क्यू तक की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास ये डायरेक्शन। तो जो ये एंगल है इसको हम बोल रहे हैं ये एंगल कितना है थीटा। तो ये एंगल हमारे पास निकल गया थीटा। अगर हम थीटा इसमें एंगल है तो हम ई डॉट डी एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं ई डी एल कोस थीटा, या फिर हम इसको अगर इसको भी ना लिखना चाहें तो सिंपल हम क्या ई डी एल की पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई डी एल, ई डॉट डी एल बोल सकते हैं। और ये हमारे पास जो ई डॉट डी एल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ये ई डॉट डी एल। हमने सिंपली क्या किया है यहाँ पे हम ई की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर आया है, और इसमें डी एल का क्या हो जाएगा ओनली डी एल हो जाएगा। अब इसमें हम इसमें ये शो कर रखा है कि इसके बीच में डॉट है यूनिट वेक्टर आर एंड डी एल के बीच में, और जब भी ये डॉट प्रोडक्ट का हम कंप्लीट लिखते हैं तो उसके साथ कोस थीटा वैल्यू आती है। द एंगल बिटवीन ई एंड डी एल, या बोल सकते हैं एंगल बिटवीन आर एंड डी एल, क्योंकि आर क्या है ई की डायरेक्शन ही बताता है आर बी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर डी एल कोस थीटा। और ये क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है आर, तो यूनिट वेक्टर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं आर इज ए यूनिट वेक्टर, देन आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो ई डॉट डी एल का जो फार्मूला कंप्लीट फॉर्म आती है वो ये आ जाएगी। और इसको हम आगे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल देखते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एन पी क्यू, हमारे पास ये ट्रायंगल है एन पी क्यू ए, इसमें जो ट्रायंगल है ये एन, ये पी, ये क्यू। हमको यहाँ से पी एन की वैल्यू कैलकुलेट करें। अगर हम देख रहे हैं अगर ये एंगल है, ये हमको पता चल रहा है ये एंगल क्या 90 डिग्री है। जो एंगल है पी एन क्यू विच इज़ द 90 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। एक मिनट, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्रायंगल लिया एन पी एन, और यहाँ पे पी एन की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल में देखें तो पी एन की जो वैल्यू हो जाएगी पी क्यू कोस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है
ये एंगल हमने थीटा ले रखा है, हमको पी एन की वैल्यू निकालनी है। तो पी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पी क्यू कोस थीटा, क्योंकि ये कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये कोस थीटा क्या हो जाएगा, और ये पी एन क्या है हमारे पास, इसमें बेस हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। और यहाँ से हम पी एन की वैल्यू निकालना चाहें तो ये ऐसे हो जाएगा कि पी एन डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा कोस थीटा। और यहाँ से हम पी एन की वैल्यू निकालें वो इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू कोस थीटा। तो इस ट्रायंगल से हमको ये पता चलती है कि पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू कोस थीटा। तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम बस यही इसमें किया है, सिंपली यही करना है कि हमने क्या किया है कि पी एन को हमने क्या बोला है, पी एन इक्वल टू क्या हो जाए, पी क्यू कोस थीटा। और पी क्यू कोस थीटा पी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू इज़ एक क्या है, लेंथ है, और उसको लेंथ को हम क्या माना है, वो लेंथ हमने माना है डी एल। तो पी क्यू लेंथ क्या है, डी एल। तो पी क्यू की जगह हम लिख देंगे डी एल। तो हमने सिर्फ ये लिखा है, पी क्यू की जगह पे ने पुट कर दिया डी एल। अब हमारे पास पी एन की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी डी एल कोस थीटा। और हम यही वैल्यू इसमें चाहते थे कि हमारे पास जो ऊपर जो फार्मूला था उसमें डी एल कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एन। तो हमको डी ई डॉट डी एल में हम निकाल रहे हैं, इसकी जगह पे जो डी एल कोस थीटा है इसकी हम क्या पुट करेंगे, पी एन। सिंस पी एन इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज आर, सो मे बी टेकन एज डी आर। अब हम ये देख रहे हैं कि जो पी एन है ये एक आर है, जो पोजीशन वेक्टर आर है। हम इसमें ये पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं आर को, गिवन वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर। तो जो पी और एन है वो आर का एक स्मॉल पार्ट है, ये पी एन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो हम इसको लिख सकते हैं, स्मॉल पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, डी आर से। तो हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आर। तो हम ये बोल सकते हैं, सो डी एल कोस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी आर, क्योंकि डी एल कोस थीटा किससे इक्वल है, पी एन, और पी एन को हम क्या बोल रहे हैं, डी आर। तो हमने इसमें यही पुट करना है। तो डी एल कोस थीटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे डी आर में। तो डी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन ले रहे थे हम, इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल, यहाँ पे हम डी एल की वैल्यू पुट करेंगे, उसमें जो कांस्टेंट था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। और डी एल कोस थीटा के हमने क्या पुट कर दिया, ये डी आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा डी आर। अब हमको देख रहे हैं कि क्योंकि ये इसकी लिमिट चेंज हो गई है, पोजीशन वेक्टर में आ गए हैं, तो हमको यहाँ भी इसमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आर और डी आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर लिए हैं। तो हम ए की जगह क्या पुट कर देंगे, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर वो है हमारे पास आर ए, और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, आर बी। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया है, बस ए पॉइंट की जगह हमने पुट किया आर ए, और बी पॉइंट की जगह हमने पुट किया है लिमिट में आर बी, जो क्या है इसके इनके पोजीशन वेक्टर हैं। तो अब क्यू भी हमारे पास क्या है, इसमें कांस्टेंट है। क्यू क्या है, कांस्टेंट, यहाँ से क्यू भी हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। तो हमारे पास जो अंदर इंटीग्रेशन बचेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी 1/r स्क्वायर का और डी आर का। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास बचता है, जो बहुत आसान है करना इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, तो इसमें लिख रखा है कि आर ए आर बी क्या ले रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं वो आता है कि 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस हो जाएगा, माइनस में 1/r माइनस 1/r। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट हमने पुट करनी है आर ए से लेके आर बी तक। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमको यहाँ पे पहले ये लिमिट यहाँ पे आर की जगह पुट करनी है, माइनस में फिर ये लिमिट पुट करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वो हो जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट माइनस आर ए बी, क्योंकि माइनस है हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में, और दोबारा फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो जाएगा प्लस में 1/r ए।
ये हमारे पास इसमें इक्वेशन आएगी। अगर यहाँ पे हमको यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम माइनस कॉमन नहीं लेते, सिंपल क्या करते हैं, जो आर ए वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस में आर बी की वाली टर्म बाद में लिख लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी जो हम निकाल रहे थे, इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा वो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1/RA माइनस 1/RB। तो ये हमारे पास इसमें इसका रिजल्ट आता है। और इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है कि RA और RB ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, मतलब उस पॉइंट की पोजीशन बताते हैं जहाँ से ऑब्जेक्ट चला था। या इसमें ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं हम, इसमें हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। और ये हमने जो टेस्ट चार्ज लिया था वो ए पॉइंट से चला है और वो बी पॉइंट तक गया है, तो उसने सिर्फ पोजीशन बताई है पॉइंट ए की और पॉइंट बी की, ये टर्म आई है। तो इसमें उसमें कोई पाथ की कोई जिक्र ही नहीं है, यानी कोई पाथ की कोई वैल्यू इसमें आई नहीं है इक्वेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये फोर्स जो है ड्यू टू वर्क डन बाय द फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। तो ये यहाँ से ये हमारी प्रूफ होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका नेचर कैसा है, वो है कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो है कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं। लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज पाथ इज़ 0। अगर लाइन इंटीग्रल ये एक पाथ के लिए था और उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसमें निकाली है। अगर मैं बोलूँ लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज पाथ का मतलब अगर हमारे पास एक ये लाइन है और पहले ऑब्जेक्ट गया ए से बी, फिर ऑब्जेक्ट चला है या बी टू ए, ऐसे, तो ये लाइन इंटीग्रल क्या हो, क्लोज पाथ। पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे ए से बी तक का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे फिर हम पॉइंट बी से ए तक के लिए। तो अगर हम इसमें दोनों ही वैल्यू पुट करें, दोनों वैल्यू के लिए हो जाएगी। पहले हमने इंटीग्रेशन किया है ई डॉट डी एल का ए टू बी, ई डॉट डी एल का ए टू बी, फिर हमने प्लस में इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी एल का बी टू ए। अगर हम इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे हमने ई डॉट डी एल ए टू बी वैल्यू पुट की, फिर ए डॉट डी एल बी टू ए वैल्यू पुट की। अगर दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से सारी क्रम कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो जितनी पोजीशन वेक्टर थे ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो इक्वेशन जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज पाथ, ये पाथ के साथ ले रहे थे हम, क्लोज पाथ, जिसमें जो हमने पाथ लिया है वो कैसा था, क्लोज पाथ। तो लाइन इंटीग्रल फॉर ए क्लोज पाथ इज 0। तो इससे यह प्रूफ होता है कि क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसमें सेकंड पॉइंट है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इसमें स्टार्टिंग में वही बात ले रहे थे जो बताई थी कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये शो करता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, ये चीज़ इसमें हमको शो करती है, ए टू बी वर्क डन शो करता है। तो ये इसमें हमको इसमें प्रूफ होता है। और जो ये इफ़ हम ले रहे हैं, अगर इफ़ वर्क डन इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल, एक्चुअल में जो वैल्यू होती है ये आगे रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल वर्क डन इज मूविंग टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये वर्क डन माइनस में आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये शो करता है कि जो वर्क डन जो हुआ है इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमने वर्क डन किया है, तब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर ऑल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इन केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो सेम होता है फॉर ऑल पाथ्स के लिए इन केस ऑफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
उसके लिए क्या होता है, लाइन इंटीग्रल फॉर ऑल पाथेज के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसमें ये 30 के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो याद रखने होते हैं, जो एग्जाम में इन पे ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो ये आज हमने किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसको हमने इससे हमने क्या किया, आज प्रूफ किया है। तो आज बस इतना ही करते हैं।